वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम जो सीरीज चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो सीटेट दिसंबर 2022 नाम के पेपर हुआ था, जिसके पेपर फरवरी 2023 के तक हुए थे, उसके अंतर्गत आज हम आपको 12 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसके मैथ के पेपर को सॉल्व कराएंगे। या पेपर फर्स्ट होगा, जो पेपर मतलब शिफ्ट 1 में हुआ था, जिसमें 30 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागॉजी। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है XL + LX - LXXIV इज़ इक्वल टू, रोमन संख्याओं में हमें इनको ऐड करना है। तो XL क्या हो जाएगा, ये 50 है, X बाएँ साइड है तो ये माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 + LX कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 100 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा LXX मतलब 74। 40 + 60 - 74 कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा, या 100 - 74 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 - 74 बराबर 6, 26 आ गया। 26 देखते हैं इसमें कौन सा होगा, 26 C तो 100 होता है, ये 30 हो जाएगा, या तो 50 हो जाएगा। 26 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। XX 20 हो जाएगा, VI क्या हो जाता है 26। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0.04 × 0.35 / 7 × 5। चलिए देखते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, 0.04 हो जाएगा, इंटू डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 5 भी है, तो इसको हम 4/100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10। 5 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, तो 2/100 हो जाएगा। 2/100 ये हो गया। 5 से इधर इसको काट देंगे 20 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 1/10 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.01। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 चलिए देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या हमें पहचाननी है जो 3 और 4 से तो विभाज्य हो परंतु 9 से विभाज्य नहीं हो। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर जो हो, मतलब जो भी सभी अंकों का योग जो हो वह 3 से कटना चाहिए। तो देख लेते हैं 3 से कौन से विभाज्य। 5 8 5 13 8, 21 ए विभाज्य है, बी भी विभाज्य है, 8 से सी नहीं विभाज्य, सी कट जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हमारा हट गया। और डी क्या है, 8 1 9 810। अब 4 से विभाजिता देख लेते हैं, 9 से विभाजिता, जो 9 से विभाज्य नहीं हो पहले देख लेते हैं। ए बी देख लेते हैं, ए जो है, जी हाँ, ए जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगर आप ए 9 से काटने जाएंगे तो इसका क्या होता है, सम ऑफ ऑल जो यूनिट जो मतलब तीनों डिजिट है वह क्या होनी चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 5 + 8 + 8, 8 8 16, 16 4 20 21 होगा, तो 21 9 से नहीं कटेगा, तो ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 4 से सब कट रहे हैं, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट 88 12 और 10 है, तो 2 सब कटेंगे, तो डी नहीं कटेगा, लेकिन डी 9 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 188 प्राप्त करने के लिए हमें 186 + 215 + 46 - 170 में क्या घटाना होगा। तो कह रहा है कि 188 में प्राप्त करना है, और 186 + 215 + 46 - 170 में से और क्या घटाएं। तो इसका जोड़ अगर हम करेंगे 186 + 215 + 46, तो इसका अगर हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 11 6 17 7 4 447। तो इसका योग कितना आ गया, इतने का 447 आ गया, ठीक है। माइनस 170 करना है, माइनस 170 कर दीजिए। 0 14 में 7 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 270 बचा है। अब 188 प्राप्त करनी है हमें, और 270 में कितना घटाना है, तो 270 में से 188 घटा देंगे, जितना आएगा आंसर उतना 270 में घटा देंगे, तो वही तो आंसर प्राप्त होगा। क्योंकि क्या इसमें, इसको अगर मैं वैसे बताऊं तो 277 - x बराबर 188 मान लेते हैं, वह संख्या x है, तो x इधर जाएगा तो 188 इधर घटेगा ना। 17 में से 8 गए 9, और 16 में से 8 गए 8, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 टॉफ़ियों वाले 8 पैकेट हैं। यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो 36 टॉफ़ी है। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है
तो हमेशा इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही माना जाता है। तो आप अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है कभी कभी। तो 36 टॉफ़ियाँ थी, 36 टॉफ़ियों वाले 8 पैकेट थे। उसने टॉफ़ियों की एक चौथाई उसने टॉफ़ियों की एक चौथाई भाग अपनी सहेलियों में, 3/8 भाग अपने शिक्षकों में और 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख लिया है। तो अब टॉफ़ियाँ कितनी बची? तो 36 पैकेट हैं और 36 टॉफ़ियाँ हैं 8 पैकेट में, मतलब हर पैकेट में 8 पैकेट हैं 36 टॉफ़ियों वाले। तो टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी? 288 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 3/8 जो है 288 का, वह दे दिया गया एक चौथाई सहेलियों को दे दिया है। तो कितना हो जाएगा? 4 7 72 जो हो गया सहेलियों को दे दिया गया। ठीक है, 72 इसको आप नोट कीजिए, 72 सहेलियों को दे दिया गया है। दूसरा क्या है? 3/8 जो है वह किसको दे दिया गया? अपने शिक्षकों को। तो 36 3 6 18 108 ही ये हो गया। तो और 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 आप 288, 3 9 27, 3 6 18, तो 108 96 108 72 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 और ये कितना हो जाएगा? 276 हो जाएगा। तो इतनी टॉफ़ियाँ उसने सहेलियों को बांटी, इतनी अपने शिक्षक को, इतनी अपने भाई के लिए रख ली है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो बची हुई टॉफ़ियाँ मिल हमें कितनी टॉफ़ी होगी? 276। अब 288 टॉफ़ी थी, 276 टॉफ़ी उसने इतने सबको दे दी है, तो उसके पास बचेगी कितनी? तो 288 में से 276 घटा दीजिए, कितना आएगा? 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? मैं 5 अंकों की एक संख्या हूँ जिसमें के सभी अंक अलग अलग हैं। मैं 2 से विभाज्य हूँ परंतु 4 से नहीं। मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सैकड़े तथा हज़ार के स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या है तथा तीसरी अभाज्य संख्या है। 10,000 के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का दुगुना है। बताइए मैं कौन हूँ? चलिए देखते हैं इसको। तो यह क्वेश्चन जैसे देखेंगे ट्रिकी है, आसान है। 1 10 100,000 10,000 करेंगे तो आसान है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक। तो इसमें क्या कह रहा है? मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है ना। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। तो दहाई के अंक पे 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो बाकी पहले ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया ना। अब देखिए कह रहा है कि मैं 2 से विभाज्य हूँ परंतु 4 से नहीं। अब इन दोनों संख्या को देखिए, ये दोनों 2 से विभाज्य हैं और 4 से विभाज्य कौन सी नहीं है? ये तो 4 से विभाज्य है, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक जो होते हैं वह 4 से कटने चाहिए। तो 4 5 20 ये तो कट रहा है, लेकिन 26 जो है वह नहीं कट रहा है ना। तो ये इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। फिर से मैं आपको ट्रिक से इसको बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि मेरे दहाई के स्थान के अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 इसमें है, इसमें है, तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, सी और डी बचा। कह रहा है कि मैं 2 से विभाज्य हूँ। 2 से विभाज्य तो ये दोनों हैं, ठीक हो गया ये बात, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोनों में। अगला कह रहा है कि मैं 4 से डिविजिबल नहीं हूँ, 4 से विभाज्य नहीं हूँ। तो 20 जो है 4 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो वह संख्या 4 से कटेगी। लेकिन 26 जो है वह नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण की माप हमें बताना है। तो ट्रिक क्या है? हावर में हमें 30 से गुणा करना है, फिर माइनस जो मिनट है उसमें 11/2 से जो गुणा किए रहेंगे उसको घटाने हैं। तो हावर में क्या करना है? 30 से गुणा करके और मिनट में 11/2 से गुणा करके बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटा देना है। तो देखते हैं हावर क्या है? 3 से 30 में गुणा कर दें, माइनस 30 मिनट है तो गुणे 11/2, यही हमें करना है। ये 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 15, 165 हो जाएगा। तो बड़ी में छोटी 165 में 90 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा इधर, 16 में 9 गए 9, तो 75 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है कि सही कथन चुनिए। इसमें पहला कथन है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। क्या ऐसा है क्या? वृत्त का जो व्यास है वह त्रिज्या का आधा होता है, दुगना होता है? त्रिज्या का दुगना होता है ना। r बराबर क्या होता है? d/2 होता है ना, तो 2r बराबर d होता है। तो एक कथन ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होती है, ये भी गलत है। वृत्त की अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है कि वृत्त की अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ये केंद्र मान लेते हैं तो कई त्रिज्याएं अनगिनत त्रिज्याएं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, बताइए कौन सी हैं जो त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। 3 4 5, 6 6 6, 7 7 15 या 12 15 7। चलिए देखते हैं कौन सी नहीं हो सकती। तो त्रिभुज बनाने की क्या आपको एक नियम पता है कि जो पहली दो भुजाओं का योग होना चाहिए, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर आप लेंगे, तीसरी भुजाओं के वो योग से बड़ा, मतलब तीसरी भुजा से वो योग जो होता है वो बड़ा होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए 4 3 7 हम ले लिए तो वह 5 से बड़ा है, तो ए बन सकता है। 6 6 12 ले लिए तो ये 6 से बड़ा है। 7 7 14 ले लिए तो ये 15 से छोटा है। तो कौन सी त्रिभुज नहीं बना सकती, इसको देख लेते हैं, ये भी बड़ा है। तो त्रिभुज कौन सी नहीं बना सकती, ऑप्शन नंबर सी जो है वही नहीं बना पाएगी। त्रिभुज का नियम क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। मतलब अगर 3 भुजा हैं तो ए प्लस बी बराबर हमेशा वो ग्रेटर होगा, ए प्लस सी हमेशा जो है वह बी से ग्रेटर होगा, बी प्लस सी हमेशा किससे ग्रेटर होगा, ए से ग्रेटर होगा। आप देख लीजिए 3 और 4 जो है वह 5 से बड़े हैं, 4 और 5 3 से बड़े हैं, 5 और 3 4 से बड़े हैं, और इसमें 6 बराबर है, इसमें सभी हो जाएगा। अब 15 और 7 देख लीजिए, 12 से बड़ा है। 15 और 12 का सम 7 से बड़ा है, 7 और 12 का सम 15 से बड़ा है। लेकिन इसमें देखिए 15 और 7 का सम तो 7 से बड़ा है बिल्कुल, और 7 और 7 का सम लेकिन 15 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही गलत हो जाएगा, मतलब गलत पूछा था तो यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, सॉरी प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि आंसू 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी है तथा उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है। आंसू नीतू से कितनी लंबी है यदि 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो 5 फुट 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 3 15 155 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 155 सेंटीमीटर। और नीतू की लंबाई कितनी है, 4 फुट 20 सेंटीमीटर। 4 फुट 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाता है, 140 सेंटीमीटर। तो इसका अंतर हमें पूछा था, तो अंतर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 देखते हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, लंबाई दी गई है, तो यल गुणे बी कितना होता है, यल गुणे बी बराबर होता है क्षेत्रफल 252 दिया गया है। अब बी की जगह क्या दिया गया है, सॉरी लंबाई दी गई, यल की जगह 18 दिया गया है। 18 गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणे बी बराबर 252 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 18 से इसको काटेंगे, 18 एक जाएगा 4, बी बराबर बेट 14 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो 2 यल प्लस बी होता है, 18 प्लस 14, 8 4 12, 2 1 3 32, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं कि एक घनाकार टीन के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का तेल भरा गया है। इसमें क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा गया है, इस टीन के डिब्बे में और कितना तेल डाला जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। घन का आयतन क्या हो जाएगा, फिर घन का आयतन हो जाएगा 32 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, मतलब 32 गुणे 20 गुणे 25 बराबर 16,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब कह रहा है कि घनाकार डिब्बे में 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है, तो घनाकार की लंबाई और चौड़ाई तो वही रहेगी ना, 32 गुणे 20, लेकिन ऊंचाई तेल भरा है तो तेल कितनी दूर तक भरा है, अगर उसका हमें आयतन निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई 18 तक भरा है तो उसका आयतन 18 लिया जाएगा। तो यह कितना आएगा, इसको आप गुणा करेंगे तो 11,520 आएगा, 11,520। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4480 इसका आंसर आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4480। प्रश्न 13 देखते हैं कि निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा। तो कह रहा है निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा, तो 4 यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा ना, एक इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ दीजिए, तो 4 के बाद एक सब्ट्रैक्ट हुआ 3 आया, फिर 3 के बाद एक संख्या छोड़ के 2 आया, फिर 2 के बाद एक संख्या छोड़ देंगे, फिर एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं कि नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर हमें सही कथन चुनना है।
फल दिए गए हैं और फल को पसंद करने वाले बच्चों का संख्या दी गई है। सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं, क्या ऐसा है? क्या सबसे अधिक बच्चे जो हैं वह क्या आम पसंद करते हैं? नहीं, सबसे अधिक बच्चे बनाना केला पसंद करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। संतरा पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों की संख्या के 1/3 हैं, क्या ऐसा है? संतरा पसंद करने वाले बच्चों 24 हैं, तो 4 2 6 6 12 8 20 ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संतरा ऑरेंज का अगर आप इकाई अंक देखेंगे 4 और 4 का तिहाई करेंगे तो 12 आएगा, इकाई अंक 2 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सबका सम करेंगे 8 6 14 14 2 14 4 18 2 20 तो 0 आएगा, तो 1/3 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चों सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दुगने हैं, तो संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे, तो संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे देख लेते हैं 24 और 32, 24 और 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 2 3 56 हो जाएगा। सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दुगने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 का दुगना ही तो 56 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गणितीय खेलों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, चलिए देखते हैं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान हैं, क्या ऐसा है? क्या नहीं, ये गलत है। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान नहीं होते। भी कह रहा है गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है, बिल्कुल उसमें एक विशेष पैटर्न होना चाहिए और नियम का समुच्चय होता है। गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल ये जो खेल होते हैं इनके गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, अर्थात ज्ञान के विकास के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण हमें बताना है। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? इसको तो मैंने अभी पिछले भी सेट में कराया था कि समस्या की जो पहचान होती है, पहले आप समस्या की पहचान करेंगे तभी तो आप उसका समाधान खोजेंगे। अगर आपको समस्या ही नहीं पता है कि आपकी दिक्कत कहाँ है तो आप समाधान कैसे खोजेंगे? पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिक्कत कहाँ हो रही, मेरी समस्या कहाँ है, तभी आप उसका समाधान खोजेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं? देखते हैं, लंबाई का हमें क्या कराना है, अवधारणा हमें बच्चों को समझानी है, तो कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त होगा? चलिए देखते हैं। विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिस्त का प्रयोग करना है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए 1 मीटर स्केल का उपयोग करना है, या फिर सी कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का प्रयोग करना है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? आप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को बढ़ाने के लिए आप बताएंगे, इसको आप उसी हिसाब से देखिएगा। हैंड स्पैन, ऑप्शन नंबर ए में जो बालिस्त दिया गया था वह हैंड स्पैन, मतलब बच्चों के हाथ से उसको समझाना, हैंड स्पैन होता है इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप छोटे बच्चों को मीटर स्केल से समझाएंगे, आप स्केल से समझाएंगे नहीं, बी गलत हो जाएगा। ए सही है, आप हैंड स्पैन से समझाएंगे, बी भी सही है, पेंसिल, पेन इत्यादि के उपयोग से समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और सी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 चलिए देखते हैं। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की एक पूर्ण संख्याओं के एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं? सभी का गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना, यह संक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं? सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना, वह संक्रिया है। चलिए देखते हैं वह संक्रिया क्या है। तो वह संक्रिया क्या है? एडिशन है। गणितीय संक्रिया, अब देखते हैं क्या है ये, कि गणितीय संक्रिया से तात्पर्य सामान्य गणित क्रियाओं से है जो जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग पर आधारित है। जैसे कि एक अंक की पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 से डैश डैश पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी को गिनना, गिनते चले या 10 बनाना, जोड़ या योग कहलाता है। मतलब इन संख्या को गिनते रहो, गिनते चलते रहो या गिनते रहो, या फिर 10 बनाते रहो। जोड़े बनाना क्या होता है? ऐड होता है ना। आप 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 गिनेंगे, उसके बाद 6 गिनेंगे, 4 से 6 से जोड़ा 10 बनाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? 4 से 6 जोड़ ही तो रहे हैं, तो ये जोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं का बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चय की सहायता से करती है। वस्तुओं या वस्तुएं के समुच्चय के रूप में संख्याओं का परिचय कराते हुए शिक्षिका को ध्यान केंद्रित किया है। बताइए, संख्याओं के क्रम सूचक पहलू पे, संख्याओं के गणन पहलू पे, संख्याओं के अंकन पहलू पे, या फिर संख्याओं के प्राकृतिक पहल पे? तो वह क्या कर रही है? संख्याओं के बोध की अवधारणा बता रही है। तो वह क्या करेगी? वह गिनती सिखा रही है ना, तो संख्याओं के गणन पहलू पर विकास कर रही है। जैसे कि
2 पेन है, पेन कितने हैं? 2 हैं, तो वह 2 पे विकास डाल रही है, 2 पे ज़्यादा जोर डाल रही है। 3 फल हैं, 2 3, तो वह संख्याओं का गणन बता रही है। ऑर्डिनल ऑर्डर हो जाता है ना, फर्स्ट सेकंड हो जाता है। ये फर्स्ट सेकंड की बात कर रही नहीं, 2 सेब, 3 फल, 5 लड़के, 7 लड़कियाँ, तो ये संख्याओं पर ज़्यादा जोड़ रही है। तो ये कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो संख्याएँ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 चलिए देखते हैं कि एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। बच्चे में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है? बताइए। संख्याओं को मतलब समुच्चय में वस्तुओं को गिनते समय बच्चा क्या करता है? कुछ वस्तुओं को 2 बार गिन लेता है। बच्चों में कौन सी संख्या बताने हमें संकल्पना को सुदृढ़ करना है? क्या करना है? वर्गीकरण करना है? नहीं, वर्गीकरण तो अलग चीज़। पदानुक्रमिक समावेशन भी अलग है, पहचान और अभिनिर्माण भी अलग है। क्या है? एक अंक की संगति क्या होता है? एक के बाद 2 ही गिनो, 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे मत गिनो, 1 2 3 4। एक ही संगति क्या होता है कि अग्रवर्ती गणना हर बार 1 और जोड़ के गिनती, मतलब अग्रवर्ती गणना जो होगी 1 जोड़ के गिना जाएगा, ना कि 2 जोड़ के गिन लो, 3 जोड़ के, या फिर वही संख्या पहले कर लो फिर 3 करो, 2 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के 4, फिर 5 आए। तो यही होता है एक ही संगति या फिर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 चलिए देखते हैं। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार हल करता है। 101 में से 93 घटाया तो वह 1 में से 93 घटा दिया, 92 ला दिया, नीचे से ऊपर कर दिया। गणित का एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थियों का समर्थन किस प्रकार करेंगे? विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों को उत्तर देखने कहेंगे, ये गलत है। श्याम पट पर प्रश्न करना गलत है। कम से कम 10, ये भी गलत है। जब पहला नहीं कर पाया तो 10 इसी तरह प्रकार के प्रश्न कैसे करेगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा कि औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाया है, तब समझ में आएगा कि 101 बड़ी है और 93 छोटी है। तो विद्यार्थियों को पश्चिमगामी गिनती करने के लिए उसके बाद हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं कि गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रचनात्मक आकलन के लिए सर्वाधिक तर्क कौन सा उचित है? चलिए देखते हैं। कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ताओं की पहचान करने में शिक्षक शिक्षिका की मदद, पहचान हमें करना है मेधावी अधिगमकर्ता की, सब के हमें ध्यान देना है। रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो बात कर रहा है वह बिल्कुल सही है रचनात्मक आकलन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 24 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। प्रश्न 24 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी वह है, वह क्या है? कल्चरल वैल्यू, मानक कलन विधि, बच्चों की घटती बोध या बच्चों का विश्लेषणात्मक कौशल। तो वह क्या है बताइए? एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाई प्रक्रियाएं जो लोक कलन विधि को समृद्ध की सराहना करते हैं वो विकास में सहायता नहीं करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है, अगर पॉजिटिव देख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। निगेटिव क्या है? मानक कलन विधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। गलत पूछा तो गलत का आंसर गलत ही हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है। कक्षा 4 का जो बच्चा है वह ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं को आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना भी कर लेता है। तो वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है? तो वैन हीले की थ्योरी के अनुसार बच्चा किस स्तर पे है? बच्चा है विजुलाइजेशन पे, दृश्यीकरण पे है। बच्चा आकृतियों के बीच संबंध स्थापित कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वह विजुलाइजेशन के स्तर पे है। अब प्रश्न 26 है कि गणित के किस शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? बताइए। गणित के किस शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? बताइए। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना, समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों के लिए चिरस्थायी स्मृतियाँ सृजन करने की क्षमता, किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो बताइए गणित के शिक्षक के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? इसमें बताइए कि समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों को जिज्ञासा पैदा करना। अब प्रश्न 27 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन किस पर केंद्रित होना चाहिए? विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यताओं के आकलन पर, विधियों और सूत्रों के रटने के आकलन पर, ज्ञान के बजाय प्रक्रिया के आकलन पर, या और डी है कि किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान में आकलन पर। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? गणितीय योग्यताओं का हमें आकलन करना है, विद्यार्थियों के सूत्रों को रटना नहीं है, और
किसी विशेष सवाल को हल करने के लिए कलन विधि का उपयोग हमें नहीं देना। हमें क्या करना है, ज्ञान देने के बजाय प्रक्रियाओं का कैसा वो प्रोसेस क्या है, रिजल्ट या ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं का हमें आकलन करना है। तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बताइए, सबसे उच्च लक्ष्य एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक का क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना, ये गलत है। शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना है, क्या ये है, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को विवेचन और तर्कसंगत चिंतन कौशल, बिल्कुल चिंतन कौशल का हमें विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। बताइए, कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों एवं उपागमों को उत्पन्न करना, लचीला एवं अपसारी चिंतन, समस्या समाधान हेतु दिए गए उपक्रम का प्रयोग करना, या फिर समस्या समाधान हेतु बहुल उपागम उपयोग करना। तो बताइए, गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समस्या समाधान हेतु मौलिक विचार, बिल्कुल ये भी है। लचीला और डाइवर्जेंट थिंकिंग है। समस्या समाधान हेतु बहुल बिल्कुल मल्टीपल अप्रोच हमें देखना, क्या नहीं हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा कि यूज़ द गिवन प्रोसीजर, हमें जो प्रोसीजर दिया गया हो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा सृजनात्मक विकास नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, हम अपने तरीके से कुछ हम नया तरीका खोजेंगे, अपने तरीके से कुछ प्रयास करेंगे तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा अच्छे से विकसित होती है। प्रश्न 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित किसी कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए, निम्न में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। हमें प्रश्न करना है तो संदर्भ सर्वाधिक उपयुक्त क्या है कि इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव उदाहरणात्मक, ये भी नहीं है। थोड़ा सा समय आप अधिक प्रश्न पूछेंगे तो उदाहरणात्मक स्पष्टता बढ़ेगी, कम हो जाएगी ना। विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं प्रश्न देगा, स्वयं उत्तर देगा, ये भी गलत हो जाएगा। डी हो जाएगा सही कि इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, इसे विद्यार्थी के त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। तो प्रश्न 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आज के सेशन में हम 12 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथ ही और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे किसी भी क्लास की किसी भी सेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको PDF सारी क्लासेज या सेशन की प्राप्त हो सकें। चलिए फिर इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।